हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर। आपने हॉलीवुड की इंग्लिश मूवीज में देखा होगा कि वेस्टर्न देशों की पुलिस क्रिमिनल्स के पैरों में एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाती है। अमेरिका, यूके, यूरोप, इन सब वेस्टर्न देशों में ये आम बात है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कश्मीर में GPS ट्रैकिंग डिवाइसेस का आम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें ये दोनों हाई रिस्क ऑफेंडर्स हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ये दोनों आतंकियों की मदद करते हैं। GPS ट्रैकिंग एंकलेट्स की मदद से अब जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इन दोनों आरोपियों की रियल टाइम लोकेशन मिलती रहेगी और कोर्ट ने जो इनके लिए लीगल बाउंड्री सेट की हुई हैं, ये जब भी उस एरिया से बाहर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस को सीधा इसका अलर्ट चले जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस भारत की पहली पुलिस फोर्स है जो सस्पेक्ट्स के ऊपर इस तरह की GPS ट्रैकिंग डिवाइस यूज कर रही है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर। जून महीना खत्म हो गया है और ये डेटा भी सामने आ गया है कि जून महीने में भारत ने कौन से देश से कितना क्रूड ऑयल परचेज किया था और भारत के टॉप 3 क्रूड ऑयल सप्लायर देश कौन से थे। रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में भारत ने अपना सबसे ज्यादा 45.4% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से परचेज किया था, जबकि जून से पिछले महीने मई में हमने रशिया से केवल 40% क्रूड ऑयल परचेज किया था, यानी एक महीने के अंदर रशिया को 5% ऑर्डर्स ज्यादा दे दिए। इसके साथ ही जून महीने में सेकंड नंबर के ऊपर 17% क्रूड ऑयल हमने इराक से परचेज किया और थर्ड पोजीशन के ऊपर 9% क्रूड ऑयल सऊदी अरब से परचेज किया। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब से इतना कम क्रूड ऑयल हमने साल 2014 में परचेज किया था, यानी जो हम सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं वो पिछले 10 सालों में सबसे कम अमाउंट है, क्योंकि रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करने के ऊपर जो कटौती करनी पड़ रही है वो सऊदी अरब से ही हो रही है और सऊदी अरब वाले ऑर्डर्स अब सीधा रशिया को जा रहे हैं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। दरअसल अमेरिका के भारत में एम्बेसडर एरिक गारसेती ने भारत की उन कंपनीज को धमकी दी है जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस के खिलाफ जाते हुए रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। अमेरिकन एम्बेसडर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ऐसी भारतीय कंपनीज जब अमेरिका, यूरोप या उनके ग्लोबल अलाइज के साथ ट्रेड करेंगी तो रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए उनको बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि भारत हमारे साथ काम करेगा और ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी कंपनीज रशियन वॉर मशीन को फ्यूल कर रही हैं, यानी रशिया को वॉर लड़ने के लिए मदद कर रही हैं। अमेरिकन एम्बेसडर ने इसके साथ ही ये भी कहा कि क्रूड ऑयल एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है और रशियन ऑयल परचेज करने के ऊपर वो भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाई हुई है। एरिक गारसेती ने आगे कहा कि रशियन ऑयल को रोकने से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं, इसलिए वो क्रूड ऑयल को लेकर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अब अमेरिका यहाँ पर एक तरह से धमकी दे रहा है कि क्रूड ऑयल के अलावा जो बाकी भारतीय कंपनीज रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं उनके ऊपर वो सैंक्शंस लगाएंगे ताकि वो अमेरिका, यूरोप और उनके अलाइज देशों में बिजनेस ना कर सकें। और ये धमकी तो खैर अभी आई है। आपको याद होगा रशिया को हथियारों के लिए माइक्रोचिप्स प्रोवाइड करने के लिए पिछले महीने जापान ने भारत की SI2 माइक्रोसिस्टम कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। जापान से पहले इसी साल फरवरी महीने में यूरोपियन यूनियन ने भी भारत की इसी कंपनी SI2 माइक्रोसिस्टम्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और उससे पहले पिछले साल नवंबर महीने में भी सबसे पहले अमेरिका ने SI2 माइक्रोसिस्टम के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। अमेरिका आज के डेट में न सिर्फ खुद ही भारतीय कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, बल्कि यूरोपियन यूनियन और जापान जैसे अपने अलाइज देशों के ऊपर भी प्रेशर डालकर उन्हें भारत की कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल पिछले कल भारत और पाकिस्तान की सरकार ने एक दूसरे देश की जेलों में बंद सभी सिविलियन प्रिजनर्स और मछुआरों की लिस्ट आपस में शेयर की है। बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत दोनों देश 1 जनवरी और उसके 6 महीने के बाद 1 जुलाई को हर साल ये लिस्ट आपस में शेयर करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि उनकी जेल में दूसरे देश के कितने लोग बंद हैं। इस बार की लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में 43 भारतीय सिविलियन प्रिजनर्स हैं, जबकि 211 भारतीय मछुआरे हैं। वहीं पर भारत ने भी पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया है कि भारत की जेलों में 366 पाकिस्तानी सिविलियन प्रिजनर्स हैं, जबकि 86 पाकिस्तानी मछुआरे हैं। अब टोटल की बात करें तो पाकिस्तान की जेल में 254 इंडियंस हैं, जबकि भारत की जेल में 452 पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान की सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान जेल में बंद 185 भारतीय मछुआरों ने जो अपनी सजा को कंप्लीट कर लिया है उन सबको रिलीज किया जाए और बाकी सभी सिविलियन प्रिजनर्स का भारतीय सरकार को कॉन्सुलर एक्सेस मिले, यानी इंडियन ऑफिशियल्स को उनसे मिलने की परमिशन दी जाए। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले इंजीनियर शेख रशीद को लेकर, जिसने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। न्यूज आ रही है कि NIA ने इंजीनियर शेख रशीद को लोकसभा MP की शपथ लेने का कंसेंट दे दिया है, यानी अपनी तरफ से शपथ की परमिशन दे दी है और अब NIU को इसके ऊपर कोई भी एतराज नहीं है।
लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इंजीनियर शेख रशीद ने कोर्ट से अपील की थी कि उसको एमपी के तौर के ऊपर शपथ लेने के लिए रिलीज किया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने एनआईए से पूछा था कि उनकी क्या रिकमेंडेशन है, यानी वो परमिशन देना चाहते हैं या फिर नहीं। एनआईए के कंसर्न देने के बाद आज कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुनाएगा। शपथ लेने के बाद इंजीनियर शेख रशीद को दोबारा से जेल में भेज दिया जाएगा। दरअसल इंजीनियर शेख रशीद इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसको साल 2019 में टेरर फंडिंग के केस में अरेस्ट किया गया था और तब से ही एनआईए इसके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई कर रही है। अभी तक ये केस चल ही रहा है और कोर्ट ने इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए इसको लोकसभा चुनावों में चुनाव लड़ने की परमिशन मिल गई थी। ये वही इंजीनियर शेख रशीद है जिसने कश्मीर में बीफ पार्टी का आयोजन किया था, जिसके बाद बीजेपी पार्टी के एमएलएस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसकी पिटाई की थी। आज की 6th अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया और भारत को लेकर। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो स्टूडेंट वीजा की फीस लेती थी उसको उन्होंने डबल से भी ज्यादा कर दिया है। पहले ये फीस थी $710, जबकि 1 जुलाई के बाद अब ये फीस बढ़ाकर $1,600 कर दी गई है। इंडियन करेंसी में पहले स्टूडेंट वीजा की फीस 39,400 रुपीज थी और अब 88,800 रुपीज कर दी गई है, और ये तो बस स्टूडेंट वीजा की फीस है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी फीस, कॉलेज फीस और इंश्योरेंस फीस वो सब अलग से है। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर, क्योंकि भारत से लाखों की संख्या में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। अभी प्रधानमंत्री मोदी रशिया के दौरे के ऊपर वहां पर पहुंचे नहीं है कि रशिया से एक बहुत ही बड़ी डिमांड आ रही है। दरअसल रशिया में इंडियन बिजनेस अलायंस और द इंडियन कल्चरल एंड नेशनल सेंटर सीता के प्रेसिडेंट सैमी कोतवानी ने भारत से डिमांड की है कि जिस तरह से मुस्लिम देश यूएई में एक भव्य मंदिर बनाने में प्रधानमंत्री मोदी ने मदद की थी, ठीक उसी तरह से मॉस्को में रशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाने में भी प्रधानमंत्री मोदी मदद करें। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया के अंदर इस्कॉन की वहां पर काफी बड़ी प्रेजेंस है, लेकिन उनका जो मंदिर है वो एक प्लेन बिल्डिंग में है, यानी इस बिल्डिंग की प्रॉपर एक मंदिर की भी शेप नहीं है। इसलिए वो रशिया में भी एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। रशिया में हिंदू धर्म वहां पर काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए रशिया की हिंदू कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री मोदी से डिमांड की है कि जब वो रशिया में आकर वहां पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग करेंगे तो इस मंदिर के मुद्दे को भी उठाएं। आज की 8th अपडेट आ रही है तालिबान और भारत को लेकर। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि कतर के दोहा में तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद और इंडियन ऑफिशियल्स के बीच एक वहां पर मीटिंग हुई है। इसकी जानकारी तालिबान ने खुद दी है और कहा है कि भारत जो आज की डेट में अफगानिस्तान के लिए एड और असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए हम भारत का धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ उसके बारे में ना ही भारत सरकार ने बताया है और ना ही तालिबान रेजिम ने। आज की 9th अपडेट आ रही है नॉर्थ कोरिया से। किम जोंग का देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये दोनों ही देश आपस में कट्टर दुश्मन है और ये दोनों ही देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में अलग हुए थे। उससे पहले जापान ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद नॉर्थ कोरिया के ऊपर सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था और साउथ कोरिया के ऊपर अमेरिका ने। आज की डेट में किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट से लेकर टेलीविजन और यहाँ तक कि सोशल मीडिया तक के ऊपर वहाँ पर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, ताकि नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये पता नहीं चले कि साउथ कोरिया और दुनिया के बाकी देशों के लोग वहाँ पर कैसे रह रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब नॉर्थ कोरिया में पूरी तरह से बैन है। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया के गाने, साउथ कोरिया के ड्रामास और मूवीज के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। हालांकि काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया में कुछ लोग हैकिंग के जरिए साउथ कोरिया के गाने, साउथ कोरियन ड्रामास और साउथ कोरिया की मूवीज को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उनको मोबाइल फोन के ऊपर देखते हैं। लेकिन किम जोंग ने सिक्योरिटी फोर्सेस को ये अधिकार दिए हैं कि वो किसी भी व्यक्ति का फोन चेक करके उसकी प्रॉपर जांच कर सकते हैं। इसी को लेकर न्यूज आ रही है कि नॉर्थ कोरिया में एक 22 साल के लड़के के फोन से साउथ कोरिया के गाने और फिल्में बरामद हो गई थी, जिसके बाद इसको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई और पता चला कि 22 साल के इस लड़के ने साउथ कोरिया के K-pop के 70 गाने सुने थे और 3 फिल्में देखी थी। बस इसीलिए इस 22 साल के लड़के को नॉर्थ कोरिया में मौत की सजा दे दी गई है। इसके बस यही गलती है कि ये साउथ कोरिया के गाने और फिल्में देखा करता था। आज की 10th अपडेट आ रही है मालदीव्स और टर्की को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने टर्की में अपने नए एम्बेसडर की घोषणा कर दी है और नया एम्बेसडर बनाया गया है मालदीव्स के फॉर्मर आर्मी चीफ अब्दुल रहीम को। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मालदीव्स और टर्की के साथ अपने डिफेंस टाइज को और भी मजबूत करेगा और अब भारत नहीं बल्कि टर्की से नए हथियार परचेज करेगा। इसलिए मोहम्मद मिजू ने टर्की में एक फॉर्मर आर्मी चीफ को एम्बेसडर के तौर पर भेजा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।